जो हम जो है एनसीआईएसएम ने जो डायरेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग जो लॉन्च किया है, तो वो जो है हम एक बार गो थ्रू करेंगे। जो भी कॉमन इंस्ट्रक्शन जो है, जो बिफोर द काउंसलिंग आपको पता होने चाहिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलो। तो पीजी एंट्रेंस के बाद आपके रिजल्ट्स जो है डिक्लेयर हो चुके हैं, आपके मार्क्स, रैंक डिक्लेयर हो चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्रूशियल स्टेप रहता है, दैट इज टू ऑप्ट आउट प्रॉपर इंस्टीट्यूट। आपको जो है आपके सब्जेक्ट और आपके इंस्टीट्यूट के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा सा सब्जेक्ट एंड इंस्टीट्यूट जो है वो ऑप्ट आउट करना है। ओके, तो इस दौरान आपको क्या ध्यान रखना है, या तो देखो ये डायरेक्टिव ऑफ काउंसलिंग जो है मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जो बच्चे मिडिल रैंक वाले हैं उनके लिए होता है, बिकॉज जो बच्चे ऊपर के रैंक के हैं उनको अपना इंस्टीट्यूट जो है वो अच्छे से मिल जाएगा चॉइस वाला। जो बीच वाले बच्चे हैं जिनको राउंड 1 2 3 पूरे इंस्ट्रक्शन पता होने चाहिए उनके लिए ये है। तो डिस्कस करते हैं डायरेक्टिव फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ एएसयू एंड होम्योपैथी। तो डायरेक्टिव फॉर काउंसलिंग अथॉरिटीज में हम क्या अलग देखते हैं इस बार? तो पिछले काउंसलिंग से पिछले जो एडमिशन्स हुए हैं और इस एडमिशन में क्या अंतर है कि पिछले जितने भी एडमिशन हुए हैं, उसमें क्या हो रहा था, लाइक हम बात करते हैं 2020 की, 2021 की, जहाँ पे स्टेट काउंसलिंग जो है या तो बहुत ही पीछे चल रहा था, या तो एट द एंड ऑफ 3 राउंड ऑफ सेंट्रल काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होता था। ओके, तो अब क्या हो रहा है इस बार में, स्टेट काउंसलिंग और सेंट्रल काउंसलिंग जो है ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के लिए, वो जो है वो कॉमन होने वाला है, लाइक सॉरी अब पैरेलल चलने वाला है। ओके, तो सेंट्रल काउंसलिंग क्या है, तो ऑल इंडिया कोटा की जितनी भी सीट्स है उसके लिए है। और स्टेट काउंसलिंग क्या है, जो स्टेट के लिए है, लाइक 85% जो है गवर्नमेंट स्टेट कॉलेजेस का जो कोटा रहता है उसके लिए है। तो ये दोनों काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग एंड गवर्नमेंट काउंसलिंग जो है, हर बार क्या हो रहा था कि महाराष्ट्र की अलग टाइम पे हो गई, गुजरात की अलग टाइम पे हो गई, राजस्थान की अलग टाइम पे हो गई, मध्य प्रदेश की अलग टाइम पे हो गई। तो इस बार ऐसा नहीं है, इस बार जो है वो दोनों का शेड्यूल एक साथ उन्होंने जो है पैरेलल रखा है। अब देखो इसका जो है सिग्निफिकेंस या क्या हमें ध्यान रखना है, कि पहले क्या हो रहा था कि अगर स्टेट काउंसलिंग लेट स्टार्ट हो रही है, तो ऑब्वियस है कि कोई भी स्टूडेंट जो है अपनी सीट को, अपने सब्जेक्ट को कभी भी रिस्क में नहीं रखता। सपोज उसको अपने स्टेट में, लाइक हम बात करते हैं गुजरात की, उसको अपने स्टेट में जो है काय चिकित्सा की कॉलेज जो है, जो मतलब स्टेट कॉलेज में काय चिकित्सा उसको चाहिए, ठीक है। बट जब तक सेंटर स्टार्ट हुआ है, वो कहीं और पे काय चिकित्सा जो है सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू ऑप्ट आउट करता है, तो क्या होगा, जब तक स्टेट काउंसलिंग नहीं रहता वो उस सीट को भी नहीं छोड़ेगा, तो वो सीट भी तब तक जो है वो ब्लॉक रहेगी ना। तो क्या हो रहा था कि हर बार जो है एट द एंड ऑफ द राउंड बहुत ही सीट जो है स्टे वैकेंसी में जाती थी, या तो एट द एंड एंड तक बच्चों को नहीं मिलती थी, बिकॉज़ वो ऊपर के रैंक वाले या तो मिडल रैंक वाले बच्चे जो है वो ऑलमोस्ट ब्लॉक करके रखते थे, जब तक स्टेट काउंसलिंग ना हो, अपनी स्टेट वाली सीट सिक्योर ना हो तब तक। तो ये अब नहीं होने वाला है, बिकॉज़ अब दोनों जो है वो साथ में चलने वाला है। ठीक, तो डायरेक्टिव फॉर काउंसलिंग के बारे में बात करें, तो कौन सी इंस्टीट्यूट जो है वो एलिजिबल है, तो मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने जो अपना लाइक उन्होंने लिस्ट जारी किया है, परमिशन दी है, वो ही जो कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट है, वो पार्टिसिपेशन के लिए एलिजिबल है। ओके, सिट मैट्रिक्स की बात करें, तो सिट मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले तो ऑल इंडिया कोटा की सीट की, जो सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू होने वाला है, बिकॉज सेंट्रल काउंसलिंग जो है वो ऑल इंडिया कोटा की सीट को ही भरने के लिए होता है। तो ऑल इंडिया कोटा की सीट जो है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो रहती है, जिसका संचालन जो है, जिसका फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, ऐसी इंस्टीट्यूट में जो है अलग प्रोविजन है और स्टेट कॉलेजेस में अलग प्रोविजन। हम बात करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली, आईटीआरए जामनगर, बीएचयू वाराणसी।
तो ये 4 जो हमारी है, हम आयुर्वेद के बारे में बात करें तो आयुर्वेद की हमारी 4 नेशनल इंस्टीट्यूट है। तो ये 4 नेशनल इंस्टीट्यूट क्या रहेगा 50%, 50% जो है वो इंटरनल कोटा रहेगा। लाइक 50% बीएचयू वालों के स्टूडेंट के लिए है, 50% एनआईए के बच्चों के लिए है, ओनली फॉर एनआईए। 50% जो है वो अभी जो है दिल्ली के अंतर्गत जो अभी विद्या कॉलेज ही आ रहा है, तो विद्या कॉलेज के लिए है। सिर्फ एक ही कॉलेज जो हमारा सेंट्रल है, आईटीआर जामनगर, के लिए 100% जो है वो ऑल इंडिया कोटा रहेगा। मतलब 100% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल काउंसिलिंग के थ्रू जो है फिलअप होगी। ओके, तो ये प्रोविजन हो गया हमारा सेंट्रल काउंसिलिंग के लिए। अब हमारा जो स्टेट काउंसिलिंग है उसमें क्या है, स्टेट काउंसिलिंग में जो 85% सीट्स है, सपोज एक कॉलेज में जो है 100% सीट है, तो उसमें से 85% सीट जो है उसको स्टेट गवर्नमेंट स्टेट काउंसिलिंग से फिलअप करेगा, और बाकी की 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा में आएगी, लाइक सेंट्रल काउंसिलिंग में। तो सेंट्रल काउंसिलिंग में ए ट्रिपल सी जो है सेंट्रल काउंसिलिंग जो है उसमें कौन सी सीट फिलअप होने वाली है, नेशनल इंस्टीट्यूट जो मैंने कहा 50% जो है कॉलेजेस, 50% जो सीट्स है, और ऑल इंडिया कोटा की 85% से बची हुई 15% सीट जो है तो सेंट्रल काउंसिलिंग में आएगी 15% सीट। ओके, एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो है उसकी 50% सीट। ओके, तो ये हमारा जो है दोनों का सीट मैट्रिक्स है। फिर आगे बात करते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वही हम यहाँ पे बताते हैं आपको कि 85% सीट जो बचती है स्टेट के लिए, लाइक सपोज बात करते हैं महाराष्ट्र दिल्ली, तो 85% जो बचती है कि वो कौन कितनी सीट गवर्नमेंट कोटा में जाएगी, गवर्नमेंट कोटा में जाएगी, एनआरआई कोटा में जाएगी, वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग रहेगी। और जो भी मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी जो है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन जो है उसकी पॉलिसी जो है वो स्टेट और जो है स्टेट की जो पॉलिसी है उसके अनुसार रहेगी। तो ये हमारी बात हो गई 85%। अब यहाँ पे ये 6 पॉइंट थोड़ा आप देखो, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है कि 15% ऑल इंडिया कोटा पीजी सीट प्राइवेट इंस्टीट्यूट। मैंने कहा कि जितनी भी कॉलेजेस जो है, हम तो सिर्फ हमने 4 ही बात की, एडबलआई दिल्ली, बीएचयू वाराणसी, एनआईए जयपुर, आईटीआर जामनगर। इन 4 कॉलेज के अलावा जितनी भी कॉलेज स्टेट वाली है उसमें 15% कोटा जो है वो ऑल इंडिया कोटा रहता है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो है क्या रहेगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो है वो ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स आर अवेलेबल, दिस इज ओपन इन नेचर। तो ये खास ध्यान रखना है कि 15% सीट जो प्राइवेट में आ रही, सपोज हम बात करते हैं पारुल यूनिवर्सिटी, तो पारुल यूनिवर्सिटी जो है उसकी 15% सीट जो है वो क्या है ऑल इंडिया कोटा में जब जाती है, तब उसके लिए सारे कैंडिडेट के कैटेगरी जो सारे जो कैटेगरी के कैंडिडेट है वो एलिजिबल है। ओके, बट जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में जो उनको रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो वो यहाँ पे एलिजिबल है। वो है ना कि लाइक ओपन कैटेगरी में 50% मार्क्स चाहिए, ओबीसी एससी एसटी में 40% चाहिए, जो पीडब्ल्यूडी वाला कैटेगरी वाले जो है उनको 45% मार्क्स चाहिए। तो ये वाला जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में उनको अकॉर्डिंग टू कैटेगरी जो मिलता है रिलैक्सेशन, वो वहाँ पे रहेगा। सिर्फ सीट जो है वो ओपन कैटेगरी में, मतलब सारी कैटेगरी जो है वहाँ पे ओपन हो जाएगी। चलो, तो ये शेड्यूल जो है उसको हमें खास एक बार गो थ्रू करना है। शेड्यूल में प्रॉब्लम उनको ही आएगी कि जो बच्चे मिडिल रैंक वाले हैं। पीछे वाले रैंक को पता है कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे वाले हैं उनको डेफिनेटली पता है मुझे मिलने वाला है। मिडिल रैंक वालों के लिए खास इंस्ट्रक्शन है राउंड 1 2 3। देखो, अब एक कॉमन चीज आपको बताता हूँ जो आपको खास ध्यान रखना है। सपोज आपको राउंड 1 में मिल रहा है आईटीआरए काय चिकित्सा, ओके, बट आपकी चॉइस थी, आपकी नेक्स्ट आईटीआरए काय चिकित्सा के बाद आपकी चॉइस थी आईटीआरए शल्य तंत्र। तो अगर आपको शल्य तंत्र चाहिए तो आप क्या करोगे, तो आप सेकंड राउंड में भी आप जो है पार्टिसिपेट करोगे। तो आप अगर रिपोर्टिंग करवा रहे हो, अगर आप आईटीआरए जामनगर में आकर रिपोर्टिंग करवा रहे हो फॉर काय चिकित्सा सीट, और फिर आप सेकंड राउंड के लिए आप ऑप्ट आउट करके सेकंड राउंड में पार्ट ले रहे हो, और आपको अगर आईटीआरए शल्य मिल गया तो आपकी सीट जो है आपको आईटीआरए शल्य में प्रोवाइड करी जाएगी। अगर
अगर आपको वो सीट एलिजिबल नहीं है, सपोज ये कब होता है, जब सल्ले वाले, जिसको आईटीआर सल्ले मिला है, वो अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहता, तो क्या होगा, वो अपनी सीट अगर नहीं छोड़ेगा तो वो आपको सीट नहीं मिलेगी। तो इन केस ये कोई भी इंस्टीट्यूट या तो कोई भी सब्जेक्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको सेकंड राउंड में जो सीट चाहिए, वो सीट वाला बंदा जो है आपकी सीट, मतलब वो सीट नहीं छोड़ रहा, वो सीट अगर ब्लॉक्ड है, तो आपने अगर रिपोर्टिंग किया होगा, अगर आपने आईटीआर काय चिकित्सा के लिए रिपोर्टिंग करवाया होगा, तो ही आपको आईटीआर काय चिकित्सा सीट मिलेगी, नहीं तो आपको वो सीट भी नहीं मिलेगी। तो ये खास ध्यान रखना है, अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करवाते तो आपको जो है थोड़ा बहुत रिस्क जो है आपके ऊपर है, ठीक है? तो अगर आपने रिपोर्टिंग करवाया है, अगर आपको सेकंड राउंड में अगर आपको वो सीट नहीं भी मिली, तो आपकी फर्स्ट राउंड वाली जो सीट है, वो सेफ रहेगी, उस पर आप एलिजिबल हो। बट अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करवा रहे हैं, तो वो आपके लिए जो है वो प्रॉब्लमैटिक रहेगा। तो ये खास ध्यान रखना है, ठीक है? तो राउंड 1 जो है वो स्टार्ट होने वाला है 10 सितंबर टू 19 सितंबर। देखो उसमें कौन-कौन सी सीट आएगी, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट सीट, गवर्नमेंट एडेड, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्लस नेशनल इंस्टीट्यूट, ये सारी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट होने वाला है। तो 10 सितंबर टू 19 सितंबर को रहेगा हमारा राउंड 1, लास्ट डेट ऑफ जॉइनिंग है 25th ऑफ सितंबर। इसी के साथ-साथ पैरेलल जो स्टेट काउंसलिंग चलेगा, जो पहले लेट हो रहा था, अब सपोज 19 सितंबर 19 सितंबर तक आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिली, आपको जो चाहिए, तो आप स्टेट राउंड तक आप जो है, आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, ओके? तो वो पैरेलल में चलता रहेगा 19 सितंबर टू 1st ऑफ अक्टूबर, तो उसकी जॉइनिंग भी रहेगी 1st ऑफ अक्टूबर। तो ऑलमोस्ट जिन बच्चों को स्टेट काउंसलिंग चाहिए, जिन बच्चों को सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू सेंट्रल की सीट चाहिए, वो ऑलमोस्ट उस टाइम पे क्लियर हो जाएगा। कई बार क्या होता है, सपोज अपने ही स्टेट की सीट अगर आपको सेंट्रल काउंसलिंग से मिल रही, देखो आपको तो एट द एंड सीट चाहिए आपकी स्टेट में, ठीक है? तो अगर आपको सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू आपकी स्टेट की 15% कोटा वाली सीट जो मिल रही है, तो आप कभी बार जो है उसको भी जो है आउट आउट कर सकते हो। तो ये वाला पूरा जो है आपका फर्स्ट राउंड में क्लियर हो जाएगा। सपोज आपको नांदेड़ वाली कॉलेज जो है, वहाँ पे आपको चाहिए बेसिक प्रिंसिपल्स, ओके? और वहाँ पे सपोज सेंट्रल काउंसलिंग में वो सीट ओपन हुई है, तो अगर आपको वहाँ से वो मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, स्टेट काउंसलिंग का वेट नहीं करोगे। आप स्टेट काउंसलिंग से ना, मतलब उसकी अलग से फीस ना भर के आप सिर्फ सेंट्रल काउंसलिंग से उसको जो है फिल अप कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है एट द एंड आपके प्रेफ़रेंस पे, आपके सब्जेक्ट प्रेफ़रेंस पे, आपके इंस्टीट्यूट प्रेफ़रेंस पे आपको जो सीट चाहिए वो अगर मिल रही है, तो फिर आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिर काउंसलिंग करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। ठीक है? दूसरा राउंड स्टार्ट होगा 1st ऑफ अक्टूबर टू 9th ऑफ अक्टूबर। उसकी जॉइनिंग लास्ट डेट 14th ऑफ अक्टूबर है। पैरेलल में शेड का चलता रहेगा और एट द एंड ऑफ राउंड 3 कई बच्चे ऐसे हैं जिनको, मतलब जो पीछे वाले रैंक है, उनको अपने स्टेट में कॉलेज जो है वो मिल गई है। चलो अब उनको कॉलेज जो है वो 3rd राउंड में मिली है। और उनको जो अपनी कॉलेज जो है, वो सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू जो है, वो उन्होंने लास्ट तक जो है ब्लॉक करके रखी है। तो क्या होगा, तो वो नॉन रिपोर्टिंग सीट्स जो है, जो भी सीट आप राउंड 3 तक, जो बच्चे राउंड 3 तक भी अपनी सेंट्रल काउंसलिंग वाली सीट को रिपोर्टिंग नहीं करवाते, सिर्फ चॉइस फिलिंग कर देते हैं कि मुझे आईटीआर में पंचकर्मा चाहिए, राउंड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर भी उन्होंने अब तक भी अगर वो रिपोर्टिंग नहीं करवाया है, जो नॉन रिपोर्टेड सीट्स है राउंड 3 की, वो सीधी-सीधी जाएगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। और इसके साथ-साथ आपका रिफंडिंग जो सिक्योरिटी मनी है, उसका भी यहाँ पे आपको नुकसान होगा। तो सिक्योरिटी मनी जो है आपकी लॉस होगी, अगर आप जो है सीट को रिपोर्टिंग नहीं करवा रहे। फिर वो आगे हम देखेंगे वैसे, ओके? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और चॉइस फिलिंग के वक़्त खास ध्यान रखिए कि आपको बच्चे के प्रेफ़रेंस 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो अपने सब्जेक्ट को प्रेफ़रेंस देते हैं, या तो वो अपनी इंस्टीट्यूट को प्रेफ़रेंस देते हैं। तो सपोज़ कई स्टूडेंट की जो चॉइस फिलिंग है वो ऐसे रहती है, लाइक सपोज़ अगर वो सब्जेक्ट को प्रेफ़रेंस दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, एआईआई इकाई चिकित्सा, आईटीआर इकाई चिकित्सा, एनआई इकाई चिकित्सा, बीएचयू इकाई चिकित्सा, गवर्नमेंट कॉलेज इकाई चिकित्सा, तो वो ऐसे प्रेफ़रेंस देंगे। जिनको उस इंस्टीट्यूट में ही जाना है ड्यू टू एनी अदर रीज़न्स, तो उनकी चॉइस फिलिंग क्या रहेगी? एआईआई इकाई चिकित्सा, एआईआई पंचकर्मा, एआईआई
शल्य ए डबल आई, शालक्य ए डबल आई, स्वस्थ अगस्त वगैरह वगैरह। तो ये इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस और सब्जेक्ट प्रेफरेंस में बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज ये पूरी हमारा जीवन का विषय है, ठीक है। अब उस सब्जेक्ट के साथ हम पूरी लाइफ अटैच होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू मी, देखो कई बच्चे जो है अपने कंफर्ट जोन की वजह से कई बार अपना स्टेट नहीं छोड़ना चाहते, या तो कोई अदर रीजन है जिसको जिनकी वजह से उनको अपना स्टेट नहीं छोड़ना, या तो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन चाहिए। अगर ऐसे स्पेशल और कुछ जेन्युइन रीजन ना हो तो हमेशा आपको सब्जेक्ट प्रेफरेंस ही देना है। ओके, तो सब्जेक्ट प्रेफरेंस इसलिए देना है बिकॉज उस सब्जेक्ट के साथ आप पूरे लाइफ अटैच होने वाले। ओके, सपोज आपको चाहिए, अगर आपको रसशास्त्र में इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर आपको सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूट में मिल रहा है और अगर आप रसशास्त्र ले रहे हो तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज वो सब्जेक्ट आप पूरे लाइफ अटैच हो, तो ये ध्यान रखना है। चलो, तो ये स्टे वैकेंसी राउंड हमें हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही, हमारे जो प्रायोरिटी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हमें चॉइस फिलिंग करना है। ओके, वो बात अलग है कि जो मिडिल रैंक वाले हैं जिनको सिर्फ कोई गवर्नमेंट सीट्स लेकर एमडी कंप्लीट करना है, वो अगर सारे सब्जेक्ट इंटरेस्ट ना हो ऑप्ट आउट कर रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक है। मैं जो है वो ऊपर वाले रैंक जो है जिनको अपनी चॉइस मिल रही है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्टे वैकेंसी राउंड 1, स्टे वैकेंसी राउंड 2 होगा, 2 फेज में होगा। अगर सीट सपोज कोई कॉलेजेस है लाइक एनआईए, उसमें एक ही सीट बची है, तो फिर उसके लिए एक ही फेज रहेगा। ओके, वो फेज वाइज जो है वो अकॉर्डिंग टू सीट्स है। तो स्टे वैकेंसी राउंड में एक ध्यान रखना है हमें कि 6 नवंबर टू 13 नवंबर होगा, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 18 नवंबर है। और अलॉटमेंट प्रोसेस जो है वो 20, देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि स्टे वैकेंसी राउंड 1 में भी अगर कुछ सीट फिलअप्स नहीं हुई, नॉन रिपोर्टेड है, तो वो स्टे वैकेंसी राउंड 2 में जाएगी, और इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप होगा। ओके, यहाँ पे देखो आगे आएगा कि किस सीक्वेंस से जो है स्टे वैकेंसी राउंड होगा। तो ये है कि जितना भी एडमिशन हो चुका है इस राउंड्स के थ्रू, पोर्टल पर इसकी इंफॉर्मेशन आपको 5 दिसंबर तक मिल जाएगी, बिकॉज इसीलिए कि जो बच्चों को राउंड 1, 2, 3 में मिल गया है, वो फिर स्टे वैकेंसी राउंड में जो सीट उनकी बच गई है, या तो उनको वो सब्जेक्ट चाहिए इसलिए वो ना आए। तो स्टे वैकेंसी राउंड उसी के लिए है जिनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में एडमिशन नहीं मिला। ओके, चलो, और ये इम्पोर्टेंट है कि आपका जो पीजी प्रोग्राम जो है फर्स्ट ईयर एमडी आपका स्टार्ट होगा 11 ऑफ नवंबर 2024। थर्ड राउंड तक ऑलमोस्ट सारे बच्चे जो हो आ जाएंगे, मतलब 29 ऑफ अक्टूबर तक सारा बच्चों जो है वो ज्वाइनिंग कर लेंगे, ठीक है। बाद में एक्चुअल जो है वो मेरे ख्याल से 1 नवंबर या तो 11 नवंबर से जो है आपका एक्चुअल कमेंसमेंट होगा। ओके, बिकॉज इसके बाद बहुत ही कम सीट जो है वो बचती है, या तो कई बार नहीं भी बचती, ठीक है, सारी सीट जो है वो ऑप्ट आउट हो जाती है। फिर भी अगर कुछ सीट नॉन रिपोर्टेड है तो वो स्टे वैकेंसी राउंड में आएगी, ठीक है। नहीं तो आपका जो है ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट ईयर पीजी जो है 11 ऑफ नवंबर से यानी कि दिवाली के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। अब काउंसलिंग एंड एडमिशंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आयुष की जो ए ट्रिपल सी वाली साइड जो है वो 15% सीट एआईक्यू वाली गवर्नमेंट वाली है उसको कंडक्ट करेगी, और ये सारी पॉलिसी है वो स्टेट पर डिपेंड है। 85% जितनी स्टेट के पास सीट है, उन कैसे भरना, कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट, वो उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा। ओके, और ये इम्पोर्टेंट है फॉर एडमिशन टू आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, ये जितने भी कोर्सेज है उसमें पीजी के लिए खास है कि आपकी सेटिस्फैक्टरीली 1 ईयर कंपल्सरी रोटेटिंग इंटर्नशिप जो है वो 31 जुलाई 2024 तक जो है वो हो जानी चाहिए। ये सिर्फ एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए ही है, बिकॉज ये जो है मेरे ख्याल से 13 जून तक था। कुछ रिक्वेस्ट के बाद उसको एक्सटेंड किया था, तो ये 31 जुलाई जो है वो सिर्फ इसी साल के लिए है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रहेगा? 15th परसेंटाइल यानी कि 240 मार्क्स जो है वो, अगर ओपन कैटेगरी वाला बच्चा 240 मार्क्स ला रहा है तो वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। ऐसे ही ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है 14th परसेंटाइल 40% मार्क्स है तो वो एलिजिबल है। और जो
पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पीडब्ल्यूडी जो है उसके लिए 45th परसेंटाइल। तो ये 3 आपको ध्यान रखना है कि 15 परसेंटाइल फॉर ओपन कैटेगरी, 40 परसेंटाइल फॉर ओबीसी, एससी एंड एसटी एंड 45% फॉर पीडब्ल्यूडी। अगर इतना क्राइटेरिया मैच हो रहा है, इतना क्राइटेरिया अगर आप जो है इतने मार्क्स ला रहे हो तो ही आप एलिजिबल हो। नो अपर एज लिमिट इन यूजी, सॉरी, नो अपर एज लिमिट इन पीजी। अब पीजी में कोई अपर एज लिमिट नहीं होता। और नो अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन जो भी है वो ये क्राइटेरिया है उसको चेंज नहीं कर सकती, या तो उसको जितनी भी सीट मिली है उससे एक्सटेंड जो है वो एक्सटेंड नहीं कर सकती, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब ये यहाँ पे एक हाई कोर्ट का ऑर्डर के कंप्लायंस में स्टे वैकेंसी राउंड कैसे रखना है वो एक यहाँ पे गाइडलाइंस दी है, उन्होंने बहुत अच्छे से दी है कि सपोज ये किस सीक्वेंस में होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, पब्लिकेशन ऑफ नॉन रिपोर्टेड नॉन फील्ड सीट्स आफ्टर राउंड 3 ऑन द स्टेट काउंसलिंग। तो जो भी स्टेट काउंसलिंग हुआ है, सेंट्रल काउंसलिंग हुआ है, जो भी ऑप्ट आउट नहीं हुआ है, नॉन रिपोर्टेड नॉन फिल्ड सीट्स है, वो राउंड 3 के बाद जो है उसका पब्लिकेशन होगा। बाद में कौन इनएलिजिबल है उसकी लिस्ट होगी, बिकॉज जिन बच्चों को मिल चुका है या जिन बच्चों ने फॉर्म भर लिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में वो इनएलिजिबल है, तो उनकी लिस्ट होगी। फिर इसी के लिए क्या करेंगे, जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं करवाया था उनके लिए रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स फॉर स्टेट एंड यूटी काउंसलिंग। ओके। फिर चॉइस फिलिंग होगा एज एप्लीकेबल, अगर एक सीट है तो चॉइस फिलिंग नहीं होगा। अलॉटमेंट होगा अकॉर्डिंग टू सीट मेरिट, और पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट एंड रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। तो ये है कि जो बच्चों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में रजिस्टर नहीं करवाया है, नॉन रजिस्टर है, उनके लिए फैसिलिटी जो है वो एसवीआर राउंड में ओपन होगी। ओके। और फिर भी अगर आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ अलॉटमेंट इन एसवीआर कुछ सीट्स नॉन रिपोर्टेड नॉन फिल्ड है तो उसके लिए अलग से सेकंड राउंड रहेगा। ओके। कोई भी इंस्टीट्यूट लेवल का काउंसलिंग जो है इस बार नहीं होगा। देयर शैल नॉट बी एनी इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग थ्रू एनी मोड, और नहीं तो कोई ऑफलाइन एडमिशन होगा। ओके। और कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बिना भी आपका जो है वो एडमिशन नहीं होगा, ये खास ध्यान रखना है। चलो। और इंस्टीट्यूट्स will have responsible in the case students face hardship due to admission irregularities like offline admission without counseling, admission beyond sanction capacity वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब जो है कॉलेजेस के लिए है। कट ऑफ भी वो एक्सचेंज नहीं कर सकते, एक्सटेंड नहीं कर सकते। ओके। और यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट तो मैंने कह दिया है कि या लाइक ये आपको इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए 31 जुलाई तक, वही एलिजिबल है। फिर यहाँ पे है कि स्टेट काउंसलिंग इस बार जो है स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी सेल रन एन इफेक्टिव क्वेरी रेड्रेसल सिस्टम, ये जो है वो इस बार होगा। यस। अब ये यहाँ पे है फीस कितनी भरनी है, तो स्टेट कॉलेजेस जितनी भी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस जितनी है, उसकी तो आपको 100% फी भरनी है। और बट जितना प्राइवेट कॉलेजेस है उसके लिए आपको 50% फी भरनी है। ओके। चलो। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका प्रोग्राम तो बाद में वो लॉन्च करेंगे, न्यू पीजी प्रोग्राम तो बाद में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी आपकी कब लॉस होती है। ओके। स्टेट काउंसलिंग की फीस मैक्सिमम जो है वो 2000 रहेगी, 2000 रहेगी। और सिक्योरिटी मनी जो है वो मैक्सिमम 50,000 ले सकते हैं, पहले 20,000 थी। अब सिक्योरिटी मनी आप कब लॉस करते हो, ठीक है, आप जब ए ट्रिपल सी पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन करवाओगे तब आपको कुछ सिक्योरिटी अमाउंट भी वहां पे जो है पे करनी है। सिक्योरिटी अमाउंट अगर आपको राउंड वन में सपोज आपको एनआईए सेल मिल गया है, आपने वो ऑप्ट आउट कर लिया, आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, आप राउंड टू तक नहीं जा रहे, तो आपको वो जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको मिल जाएगी। आपने सेकंड राउंड में ऑप्ट आउट आपने किया कि मुझे सेकंड राउंड में जाना है, मुझे दिल्ली का चिकित्सा लेना है, दिल्ली से ले लेना है, ओके, आपको मिल गया है वो, फिर भी अगर वो नॉन रिपोर्टेड है, अगर आप सेकंड राउंड के बाद भी कोई सीट अगर ऑप्ट आउट नहीं करते, तो आपके राउंड टू के बाद जो है ये
मनी जो है आपके लॉस होगी। या तो आपने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भरी है, ठीक है? या तो आपने आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुई है, आपने फॉर्म भर दिया कि मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई, काउंसलिंग के दौरान, रिपोर्टिंग के दौरान, जॉइनिंग के दौरान अगर आपको डॉक्यूमेंट्स को अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो फिर उस टाइम में भी आपकी क्या है सिक्योरिटी मनी जो है उस टाइम पे लॉस होगी। तो ये खास ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे ये 2 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। The security money will be fortified if a candidate does not join the round 2 allotted seat or withdraw the seat round 2 joint seat based on the candidate's request। खास ध्यान रखना है। अब सरेंडर सीट कब करना है? तो यहाँ पे देखो, मेक अ प्रोविजन फॉर कैंडिडेट्स एडमिटेड इन AIQPG सीट्स ड्यूरिंग द राउंड 2। तो कुछ टाइम तक उसको सरेंडर करना है, उस टाइम के बाद अगर आप सरेंडर करोगे तो आपको जो है सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगी। और आप ज्वाइन भी नहीं कर रहे तो भी आपको राउंड 2 के बाद अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे तो भी आपको सीट नहीं मिलेगी, ठीक है? तो ये यहाँ पे कॉमन क्वेरी रहती है कि सपोज़ राउंड 2 में आपको आपकी सीट नहीं मिली, आपको राउंड 3 में भी जाना है, ठीक है? तो राउंड 3 में भी आपको वहाँ पे जा सकते हो, बट अगर अगर आप राउंड 3 के बाद भी अगर आप वो सीट नहीं उठाओगे, फिर वो डेफ़िनेटली आपका जो है सिक्योरिटी मनी को लॉस करेगा, ओके? और जब आप राउंड 2 में जो भी आपको कॉलेज मिल रहा है, मैंने पहले ही कहा है कि आपको रिपोर्टिंग तो करवाना ही है। अगर आपको सीट चाहिए तो रिपोर्टिंग करवाना है, तो रिपोर्टिंग के दौरान ही आप लिख दो कि मुझे राउंड 3 में जाना है, तो वो आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वहाँ पे सेफ रहेगी। तो ये जब आप रिपोर्टिंग कराओगे तब आपको ये क्लियर करना है कि मुझे राउंड 3 में जाना है, ओके? अब यहाँ पे एक और दिया है, फर्दर द सिक्योरिटी मनी विल बी also fortified if the round 2 allotted seat is cancelled due to any unforeseen reason from the candidate's end. For example, the candidate gives wrong information at the time of registration based on which a seat may be allotted and later cancelled by admission authorities at the time of reporting, or fails to produce required the documents at the time of admission। तो ये ध्यान रखना है, ओके? कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है आपने, तो भी आप सिक्योरिटी मनी को लॉस करते हो, ओके? ये भी देखना है कि फर्दर स्टेट authorities can decide the time period to withdraw surrender seat of round 2 with forfeit as per the counseling schedule। After the said period, candidate was not allowed to withdraw the seat। तो ये टाइम पीरियड के बाद आप सीट को सरेंडर नहीं कर सकते। If they do, they will be ineligible for any further आयुष काउंसलिंग conducted by central। ठीक है? तो अगर आप सीट सरेंडर कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप आगे वाले में राउंड में नहीं जाना चाहते, और आगे वाले में ना जाकर आप स्टेट काउंसलिंग को, अगर आपको स्टेट काउंसलिंग में अगर आपको कुछ सीट चाहिए, तो आप अगर राउंड 1 की सीट सरेंडर करते हो पर्टिकुलर टाइम तक, तो आपको जो है आपकी सिक्योरिटी मनी मिल जाएगी। अगर आप वो पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर आप करोगे, तो वो आपको जो है सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगी, प्लस आप आगे वाले राउंड में भी नहीं जा सकते। समझ में आया? ये 2 पॉइंट खास ध्यान रखने हैं हमें। नो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर AIQPG सीट्स। प्राइवेट कॉलेजेस जितने भी हैं, वहाँ पे डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं है। ये हमने डिस्कस कर लिया रिजर्वेशन। चलो यहाँ पे वैसे कुछ अलग नहीं है। एक बार ये शेड्यूल जो है उसको देख लेते हैं। यस, ये हमारा फर्स्ट राउंड जो है, कि फर्स्ट राउंड जो है उसके लिए सीट मैट्रिक्स जो है पहले आ जाएगा 9 और 10 सितंबर को। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट जो है वो 10th टू 16 सितंबर होगा, ठीक है? हर राउंड के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन पेमेंट होगा। चॉइस फिलिंग के लिए टाइम पीरियड है। रिजल्ट अलॉट आपको सीट अलॉट होगी, रिजल्ट पब्लिक होगा। बाद में आप 20 टू 25 सितंबर तक आप जॉइन कर सकते हो। नहीं मिला आपको अपना सीट, सेकंड राउंड में जाइए। सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग 2 अक्टूबर टू 6 अक्टूबर है। ये फॉर्म फिलिंग किसके लिए है? जिन्होंने फर्स्ट राउंड में जो है फॉर्म नहीं फिल अप किया था। 2 अक्टूबर टू 6 अक्टूबर, रिजल्ट होगा 9 अक्टूबर को, और 10 टू 14 तक आप उसको जो है जॉइनिंग कर सकते हो। और लास्ट राउंड जो है, ठीक है? 18 अक्टूबर टू 21 अक्टूबर, ठीक है?
और उसका रिजल्ट पब्लिश होगा 25 अक्टूबर टू 29 अक्टूबर। सिक्योरिटी मनी वाला प्रोविजन बार-बार आपको जो है मैं क्लियर करता हूँ कि अगर आप सेकंड राउंड में अलॉट सीट हुई है, उसको रिपोर्ट नहीं करवाते, तो आप सिक्योरिटी मनी को उस टाइम लॉस करते हो। ओके? आपको पर्टिकुलर टाइम में अगर आपने सीट सरेंडर कर दी, आपको सेकंड राउंड में सीट मिली, आपको नहीं चाहिए, बट आपको पैसे वो सिक्योरिटी वाले अगर बचाने हैं, तो आप सेकंड राउंड के बाद ही वो सीट सरेंडर कर दीजिए, पर्टिकुलर टाइम तक। नहीं तो बाद में आप नहीं थर्ड राउंड में जा पाओगे, नहीं तो आप जो है सिक्योरिटी मनी को क्लेम कर पाओगे। ओके? तो ये खास ध्यान रखना है। थर्ड राउंड जो है 25 अक्टूबर टू 29 अक्टूबर तक आपको जॉइन करना है और बाद में आपका 11 नवंबर से आपका सेशन स्टार्ट होगा। चलो यहाँ तक भी कुछ बच्चे ने सिक्योरिटी मनी की परवाह ना करते हुए जॉइनिंग रिपोर्टिंग नहीं करवाया है, तो वो सारी सीट्स आएगी हमारी यहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड में। स्टे वैकेंसी राउंड में देखो यहाँ पे अलग से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा, ठीक है? राउंड 2 में अलग से चॉइस फिलिंग या तो अलग से वो नहीं होगा। जितना बचा जो बच्चा वो सीधा सेकंड राउंड में आपको मिल जाएगा। लाइक सपोज़ 4 सीट बची है जयपुर में, तो उसके लिए चॉइस फिलिंग तो हो सकता है, बट जो नहीं मिला, जो बचा है, वो सीधा-सीधा जो है सेकंड राउंड में आएगा, तो उसके लिए चॉइस फिलिंग जो है वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये हमारा सेकंड जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, 6 नवंबर टू 10th नवंबर, उसका रिजल्ट आएगा 13 नवंबर को और 14 टू 18 में जॉइन करना है। फिर भी सीट बचती है तो एसवीआर 2 में जाएगी और सीट अलॉटमेंट सीधा होगा 20 टू 21st, रिजल्ट 22nd को और 23rd टू 28 तक आपको जॉइन करना है। फिर बाद में वेरिफिकेशन होगा जॉइन कैंडिडेट डेटा का, ओके? तो इस प्रकार से और यस, स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी, ओके? तो आफ्टर थर्ड राउंड वैकेंट सीट्स फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज and list of eligible students will be forwarded to डीम्ड यूनिवर्सिटीज। ओके, तो उनका भी अलग से ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा, इसी पोर्टल पे होगा। ओके, वो होगा 22nd टू 29th नवंबर और ज्वाइन किया है तो उसका वेरिफिकेशन होगा 13 नवंबर को। ओके, एंड इट इज इम्पोर्टेंट, जो बच्चे eligible candidates who have not registered till round 3 and wish to participate in SVR DU can also register during SVR V1। ओके, तो ये भी मैंने वही कहा है कि जो राउंड 3 तक जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे, वो यहाँ पे स्टे वैकेंसी में अपना जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये पूरा शेड्यूल मैंने कहा है, सुन लेना, ध्यान से समझ लेना, फिर चॉइस फिलिंग करना है और चॉइस फिलिंग में गड़बड़ नहीं करनी है। मैंने कहा है कि ये मेरा मत है कि आपको सब्जेक्ट प्रेफ़रेंस देना है, बिकॉज़ वो आपकी पूरी लाइफ़ आप सपोज़ आपको जो भी इंटरेस्ट है उसके साथ जुड़ना है, एकेडमिक्स में है तो उस प्रकार से सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए, अगर आपको इंटरेस्ट क्लिनिक्स में है तो उस प्रकार से सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। सपोज़ अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है तो आप जो है रोग निदान, स्वस्थ वृत्त, अगत तंत्र, रचना, क्रिया उसको उठाइए, ठीक है? अगर आपको क्लिनिक्स में जाना है तो काय चिकित्सा, पंचकर्म, शल्यशाला के उसको उठाइए। तो ये आपके इंटरेस्ट बेस पे है कि आपको नॉन क्लिनिकल उठाना है, क्लिनिकल उठाना है। तो जो भी स आपको निर्णय लेना है वो बहुत ही सोच समझ के लेना है। आपको अच्छे से टाइम दिया है, ठीक है? तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और चॉइस फिलिंग ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है कि या नहीं मेरा रैंक इतना है तो मुझे तो ये सीट नहीं मिलेगी। चॉइस फिलिंग तो आपको ये मानकर तो नहीं करनी कि आपको ये सीट नहीं मिलने वाली है। आपको माइंड में यही रखना है कि ये सीट मुझे मिल सकती है, ठीक है? तो उसी प्रकार से आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी है। फिर ऐसा ना हो कि अगर सपोज़ आपको लगता है कि मेरा रैंक तो है 172 है, मुझे जो है एनआईए में शल्य नहीं मिल सकता, ठीक है? फिर अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते और आगे वाला रैंक 168 को शल्य मिल रहा है, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है? चॉइस फिलिंग जो है प्रॉपर सोच समझ कर होशो-हवास में जो है करनी है, अच्छे से आप उस इंस्टीट्यूट के जो आपके फ्रेंड्स वगैरह, सीनियर्स